साल 1975 भारत का इतिहास एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। एक रात सब कुछ बदल गया। लोगों की आवाजें बंद कर दी गई, अखबारों की स्याही रोक दी गई और संविधान की आत्मा को रोककर खड़ा कर दिया गया। यह था आपातकाल। दिल्ली में ही 250 लोग गिरफ्तार किए। जनाधिकार निरस्त कर दिए गए थे। नक्सली का बड़ा आतंक था। इमरजेंसी कोई चीज भयानक चीज है। देश में आपातकाल की घोषणा मात्र एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, वह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया एक गहरा आघात था। आवाज उठाने वालों को कैदी बना दिया जाता था और सत्य बोलने वालों को द्रोही कहा जाता था। भय, दमन और सेंसरशिप के उस दौर में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने साहस के साथ आवाज उठाई, तानाशाही प्रवृत्ति से देश को मुक्त कराने का संकल्प लिया और उसे निभाया भी। आज लगभग 50 वर्ष बाद भी आपातकाल के वे जख्म अनेकों दिलों में अभी तक जीवित हैं। यह केवल अतीत की कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आज भी लोगों की स्मृतियों में ज्यों की त्यों दर्ज है। आज हम संघ के उन लोगों की आप बीती सुनेंगे जिन्होंने आपातकाल को न केवल देखा बल्कि संघर्ष भी किया। तो आइए सुनते हैं आपातकाल की आप बीती, आपात बीती। इमरजेंसी के कई कारण बताए जाते हैं और इस पर किताबें भी आई हैं। एक कारण ये बताया जाता है कि जेपी ने सेना को उकसाया, अशांति का खतरा था, उनके आंदोलन से अशांति का खतरा बढ़ गया था। ऐसे अनेक कारण बताए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जब देश की सुरक्षा, आंतरिक अशांति या युद्ध जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सरकार आपातकाल घोषित कर सकती है। आपातकाल का अर्थ होता है असाधारण अधिकारों का प्रयोग, जिससे सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोक दिया जाता है। इसे लागू करते ही नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, प्रेस पर सेंसरशिप लग जाती है और सत्ता का केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है। लेकिन 1975 की इमरजेंसी एक अलग कहानी थी। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया। 20 जून 1975 को नानी पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के इलाहाबाद के फैसले को चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई थोड़ी बहुत 20 को हुई और अंतिम सुनवाई और फैसला आया 24 जून 1975 को। उस फैसले से इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं मिली, उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हुई। वे प्रधानमंत्री पद पर रह सकती थी, लेकिन लोकसभा में जाकर उसके रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इस फैसले से इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर संकट आ गया। विपक्षी दलों ने इस्तीफे की मांग की और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की अगुवाई की। उनकी संपूर्ण क्रांति की पुकार ने जनता में चेतना भर दी। इस जन दबाव और सत्ता के संकट से इंदिरा गांधी बहुत अधिक घबराई हुई थीं। इस कारण 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल लगते ही भारत का संविधान लगभग ठहर गया। मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी समाचार पत्र सरकार की अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने विरोध में खाली संपादकीय पृष्ठ छापे। लगभग 1 लाख से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के हिरासत में ले लिया गया।
इनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। वो ढूंढ ढूंढ के संगठन लोगों को पकड़ते थे और अंदर कर दिया करते थे बिना किसी केस के। और वो DIR या विषय में नहीं करते थे, वो 2 धारा लगाते थे। 110G ये गुंडा एक्ट होता है, या 108 151 लगाते थे, ये आपस में लड़ाई झगड़े का केस होता है। ऐसे में केस में बंद करते थे। रामजेस कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था मैं उस समय। तो मैं 11 जुलाई को कॉलेज गया एक एडमिशन कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। मुझे कल्पना ही नहीं थी। तो मैं ऑफिस में गया क्योंकि छुट्टियां थी कॉलेज में। तो मैंने ऑफिस में जाके पूछा भी मीटिंग कहाँ है। तो पहले से ही वहां पुलिस का एक SI होशियार सिंह ड्रेस में था, वो बैठा हुआ था। मेरी उससे जानकारी रही, उसने मेरे से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद मेरी कमर में उसने, पुलिस वाले तगड़े होते हैं, जाट था भाई ने भी, और मैं हल्का फुल्का था, और उसने मुझे कस के ऐसे पकड़ लिया। तो जब उसने मुझे कस के ऐसे दबाया तो मैं समझ गया बेटा तू आज तो पकड़ा गया। जो लोग सत्याग्रह करके जाते थे थाने के अंदर जाके उनकी खूब पिटाई होती थी। मेरे भी हुई है, किसने भेजा ये पूछते थे वो। मैं एक भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था कि अचानक मेरी गिरफ्तारी हुई और फिर मैं अगस्त 1975 से लेकर अप्रैल 1977 तक जयपुर जेल में रहा। जो लोग बनारस में हमको पहचान सकते हैं वो उनसे मैं बचना चाहता था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लागिन चौराहे पर ही उस समय के लोकसभा सदस्य सुधाकर पांडे और उनकी चंडाल चौकड़ी बैठी हुई थी। उन लोगों ने कोतवाली को इन्फॉर्म किया। कोतवाली से 100-150 पुलिस ने हमको घेर लिया और मैं अरेस्ट हो गया। यानी इमरजेंसी में कांग्रेस के बड़े नेता पुलिस के एजेंट की भूमिका में थे। जो संघ परिवार के जो लोग थे, जिनके घर में एक ही सदस्य कमाने वाला है, वो जेल में चला गया, तो उसके घर की आमदनी का साधन जो है ना वो बंद हो गया। अब संघ परिवार के और लोग हैं, उनका खर्चा उठाते थे। जो हमारे निर्धन परिवार थे उनको मासिक सहायता दी जाती थी, और वो पैसा पहले लिया जाता था लोगों से, संपन्न लोगों से, और बाद में वो मेरे जिम्मे केवल उसमें पैसा लाना था। देने का काम रामचंद्र जी बाकी लोग करते थे। रामचंद्र जी हमारे जिला कार्यवाह थे। इस दौर का सबसे बड़ा क्रूर कदम था जबरी नसबंदी अभियान। संजय गांधी के नेतृत्व में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों को जबरन नसबंदी के लिए बाध्य किया गया। केवल 1976 में लगभग 65 लाख नसबंदियां की गईं। कई मामलों में बिना जानकारी, जबरन, लालच या धमकी से लोगों की नसबंदी कर दी गई। स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण हजारों की मौत हुई। कई मामलों में गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। मेरा एक मित्र था देवानंद, वो और उसके पिताजी को घर से उठा ले गए। उनका कोई मतलब नहीं था। आम पब्लिक के अंदर जिसका दोनों चलता रहा ना उसको उठा ले जाते थे, और उसके पिताजी की जबरदस्ती नसबंदी कर दी। नसबंदी का बड़ा आतंक था, लोग डरे डरे रहते थे। और इतना आतंक था, मैं आपको इतनी घटनाएं बता सकता हूँ। मोरी गेट, कश्मीरी गेट में राम बाजार है, वहां पर एक हलवाई की दुकान थी, पंजाबी हलवाई था। उस हलवाई की दुकान के सामने एक पेशाब घर था, तो रात को किसी ने वहां जनवानी चिपका दी। उस हलवाई की दुकान से लगभग 30 फुट की दूरी पे वो पेशाब घर होगा, 40 फुट की दूरी पे। सुबह कोई पुलिस वाला आया, वो पेशाब करने के लिए, उसने देखा तो देखते उसकी आंखें खुली रह गई।
उसने सामने हलवाई खड़ा था, जैसे सामने ही दुकान थी, उससे पूछे कौन? बोले जी मुझे तो पता नहीं बाबूजी, मैं तो दुकान भी खोली है। बोले साले तू बदमाश है, तुझे सब पता है। उस हलवाई को मारते हुए कश्मीरी गेट थाने ले गए और 15-16 दिन बाद उसकी जमानत हुई। दिल्ली में एक जगह है तुर्कमान गेट, जो आजकल लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से अस्पताल है, के सामने वहीं पड़ता होगा पास में। तो उसमें क्या था कि मैं वहां गया हुआ था, इसलिए मुझे जानकारी है, वरना किसी को जानकारी नहीं है उस चीज की घटना की। वहां पे 2 बस्ती थी, एक हिंदुओं में मुसलमानों को, उनमें आपस में झगड़ा लग रहा था साफ सफाई की वजह से। उसने खाली करने होगा, हिंदू तो खाली करके चले गए। सोनिया गांधी ने कहा, वो जो है मुसलमान नहीं गए। जब वो नहीं गए तो उसने गोली चलवा दी, 80 मुसलमान मारे गए हैं, 80 मुसलमान मार दिए उन्होंने, कोई खबर नहीं है किसी को। इस पूरे काल में देश भर में डर और दमन का माहौल बन गया। लोगों की आजादी छीन ली गई और लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह गया। लेकिन जून 1975 को जो अंधेरा छाया था, वह मार्च 1977 में जनता की रोशनी से टूट गया। जब आम चुनाव हुए तो पहली बार लोकतंत्र ने अपनी परीक्षा दी और उसमें जनता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। भारत की जनता ने वोट के जरिए बता दिया कि सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जन आवाज को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यह भारतीय लोकतंत्र की पहली असली विजय थी, सत्ता के नहीं, संविधान के पक्ष में। एक प्रकार से डॉक्टर लोहिया का सत्ता पूरा होगा कि एक गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आई, लेकिन इस गैर कांग्रेसवाद के गर्भ से जनता जनता पार्टी ज्यादा लंबी उम्र प्राप्त करती तो शायद उस संघर्ष का अच्छा परिणाम देश को मिलता। कांग्रेस पार्टी लंबे काल तक अपराध नहीं रख पाई, इसलिए आपातकाल के गर्भ से निकला हुआ परिणाम अच्छा रहेगा। तो मुझे कोई पूछे कि क्या इमरजेंसी वास्तव में जरूरी थी, तो मैं प्रमाण सहित ये बता सकता हूँ कि इमरजेंसी अनावश्यक थी, इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं थी। और ये प्रमाण जो मैं कहता हूँ कि प्रमाण सहित बता सकता हूँ, तो शाह आयोग ने भी अपनी जांच में जून 1975 से पहले के 3 महीनों की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मंगवाई। अगर देश में कोई अशांति का खतरा है तो उस अशांति की सूचना तो खुफिया विभाग देगा, अगर बाहरी खतरा है तो उसकी सूचना सेना देगी या रक्षा मंत्रालय देगा। दोनों स्तरों पर किसी अशांति की कोई सूचना, यानी आंतरिक अशांति की सूचना गृह मंत्रालय में नहीं। गृह मंत्रालय में जो 3 महीने की रिपोर्ट उस समय आईबी की आई विभिन्न राज्यों से, राज्यपालों की जो रिपोर्ट आती है राष्ट्रपति को, वो जो आई, उन दोनों रिपोर्टों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कानून व्यवस्था की स्थिति इन 3 महीनों में पहले से बेहतर हुई है, महंगाई कम हुई है। तो 2 ही बात होती है जब कोई अशांति के आधार बनते हैं, या तो लोग महंगाई से बड़े त्रस्त हो जाए, या आंदोलन वगैरह चल रहे हो और एनार्की की स्थिति हो, तो अराजकता की स्थिति हो, तो अशांति का खतरा रहता है। ये दोनों बातें नहीं थी, तो इमरजेंसी का कोई आधार नहीं बनता था। इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी ने अपने पद की सुरक्षा के लिए लगाई
आज की जनरेशन के लिए मैं एक ही संदेश दूंगा, हिंदू जब तक संगठित नहीं होगा ये देश का बदल नहीं हो सकता। आरएसएस की स्थापना ही इसी बेस पे हुई थी, हिंदू संगठित करना। आदरणीय डॉक्टर साहब ने आरएसएस शुरू करा था, वो इसी बेस पे था, हिंदू संगठित करना। और हिंदू कौन, इसकी भी परिभाषा है। हिंदू वो है जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, यहाँ का अनाज खाता है, यहाँ की हवा में सांस लेता है। हिंदू वो है, चाहे वो किसी भी उपासना पद्धति जी को मानता हो। लेकिन आम लोग नहीं मानते इस चीज को कि हम यहाँ पे सांस लेते हैं, यहाँ की हवा में रहते हैं, लेकिन हम अपनी मनमानी करेंगे। आज की तारीख में कुछ हिंदू जागृत हुआ है तो देश का भला होने लगा है, अब विदेशों में होने लगा है। तो आज की जनरेशन को यही समझना चाहिए, जब तक आप लोग संगठित नहीं होगी, देश फिर से सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। 1975 की आपातकाल हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली थी, उसे हर पीढ़ी को हर बार बचाना पड़ता है। लोकतंत्र को किताबों में मत छोड़िए, उसे जिंदा रखिए अपने सवालों में, अपने वोट में और अपने आवाज में।